मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली यानी कि अकबर रोड, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय। यहाँ एक छोटा सा स्टूडियो और उसके अंदर हमारी ये बातचीत उस शख्स से होने जा रही है जो 2 बार के सांसद हैं। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि पूरे भारत में हर तरह के मिशन होते हैं। मिशन में जो विचारधारा होती है वो एक कम्युनिटी की होती है, या एक तरह से यूँ कहा जाए कि एक क्षेत्र की होती है। इसी तरह बहुजन विचारधारा होती है। विचारधारा बहुजन अंबेडकर से शुरू होकर काशीराम तक पूरे भारत में यानी कि जन्मी, और इस विचारधारा को लाखों करोड़ों लोगों ने परवान चढ़ाया। बाबा साहब कहा करते थे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कहा करते थे कि सत्ता ही हर ताले की चाबी है, और उसी को आगे बढ़ाया मान्यवर काशीराम जी ने। काशीराम जी ने साफ साफ कहा, जिसके पास सत्ता होगी वही जीने का हकदार होगा। पर ऐसा नहीं है कि खाली कहने भर से काम चल जाता है। लाखों नहीं करोड़ों लोग, जैसे बता चुका हूं, कि इस मिशन में लगे कि किस तरह से बहुजनों की सत्ता आए, और बहुत लोग जीते भी चुनाव और कामयाब भी हुए। बहुजनों की आवाज़ को मजबूत भी किया। पर देखते देखते दौर बदलता रहा, और आज दौर आ गया है संघ का, यानी कि आरएसएस का। पूरे भारत में आरएसएस का परचम लहरा रहा है, और कोई भी पार्टी मुकाबला करती नज़र नहीं आ रही है। हर वो व्यक्ति अपनी ओर से कोशिश तो कर रहा है, पर कहीं ना कहीं धाता साबित हो रहा है। इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर मोहन सिंह जी से, जो कि 2 बार के सांसद पंजाब के हैं और फलियावाला कहलाकर बड़े मशहूर भी रहे हैं। मेरी मुलाकात हुई और मैंने सोचा कि उन्हें बात की जाए। मौजूद है मेरे साथ में डॉक्टर मोहन साहब। सीधी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, एक तो कि भारत न्यूज़ 247 में स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, जानना यह था कि जिस तरह आप 2 बार सांसद रहे, सांसद में पहुंचना आसान नहीं होता है किसी एक ऐसे व्यक्ति का जो मिशन से जुड़ा हो। काशीराम जी कहा करते थे कि भाई वोट हमारा और सत्ता भी हमारी। 2 बार संसद बने आप। सीधा सवाल मेरा यही है कि बहुजन समाज क्यों छोड़ दिया आपने? साहब कांशीराम ने जब नई पार्टी 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई थी ना, तो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी को कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। और हमारे जो ब्रदर थे वो साहब कांशीराम की जो संगठन है बामसेव, उसमें काम करते थे। जब उनके साथ संबंध रहा तो फिर मेरे ब्रदर ने मेरे को एडवाइस किया कि साहब कांशीराम जी जैसे कहते हैं वैसे हमें करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को लोकसभा का चुनाव लड़ाया। मेरे को तो कुछ बोलना भी नहीं आता था, और ना ही मैं सियासत में कभी बात भी नहीं करनी आती थी। उन्होंने मेरे को टिकट दे दिया, और मुझे प्रचार करना भी नहीं आता था। एक हरियाणा से अमन कुमार नागरा था पार्टी का, उन्होंने मेरे प्रचार में उसको मेन बना करके तो मेरे साथ उनको जोड़ा। तो साहब कांशीराम जी ने मेरे को उस इलेक्शन में टाइम भी नहीं दिया, ना ही मेरे को पार्टी ने कोई पैसा दिया। हम अपने पैसे से चुनाव लड़ा, कंप्लीट किया। जितने कैंडिडेट पंजाब के खड़े किए बहुजन समाज पार्टी ने, तो सारा पैसा एक कैंडिडेट फिलौर से लड़ा था, तो उसके ऊपर लगाया, और मेरे को टाइम भी नहीं दिया और मेरे को पैसा भी नहीं दिया। और मेरा वोट पंजाब तो छोड़ो, मेरा वोट ऑल इंडिया में से सबसे ज़्यादा निकला। जितना सबसे ज़्यादा वोट मेरा निकला। और साहब कांशीराम ने फिर कहा कि ये आदमी कौन है जिसको टाइम भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया, और इसका वोट सबसे ज़्यादा निकला है। तो इसमें कुछ टैलेंट है, इसमें कुछ करने की इच्छा है। तो उन्होंने मेरे को पंजाब का प्रेसिडेंट बना दिया, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हो गए आप। बना दिया उस वक्त चुनाव के बाद ही। सांसद भी और प्रदेश अध्यक्ष भी? सांसद तो बने नहीं थे। अच्छा। क्योंकि सांसद उस वक्त वोट मेरे ज़्यादा निकले थे, लेकिन मैं हार गया था चुनाव। अच्छा। उस वक्त जीते नहीं थे 1986 में। अच्छा, पहला चुनाव आप हार गए थे? हार गया था। मेरा वोट जितने कैंडिडेट खड़े थे उस सबसे ज़्यादा निकला था, लेकिन चुनाव हार गए थे। मेरे को फिर प्रेसिडेंट उन्होंने बना दिया, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। वो एक मीटिंग रखी चंडीगढ़ में पीजीआई में, तो वहाँ मेरे को भी बुलाया। मैं डिस्करेज हो गया। मैं सोचा भी ये पार्टी तो कुछ किया नहीं,
ना मेरे को पैसा दिया, ना मेरे को कैंडिडेट को प्रचार करने के लिए आदमी दिया, ना मेरे को साहब कांशीराम ने समय दिया, तो फिर मैं काहे के लिए मीटिंग में जाऊं? तो मैं मीटिंग में नहीं गया और मेरी गैर हाजिरी में मेरा ब्रदर वहां चला गया था, जिसने मेरे को ये किया था भी आप चुनाव लड़ लो। तो वो चले गए थे, लेकिन मैं नहीं गया और मेरे को प्रेसिडेंट बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। तो मैं सोचा भी मेरे पर तो और ज़्यादा जिम्मेवारी पड़ गई है, तो मेरे को तो अब मतलब सारे पंजाब का काम संभालना पड़ेगा। जब प्रेसिडेंट बनाया तो फिर 2 साल बाद फिर चुनाव लोकसभा का आ गया, मेरे को फिर चुनाव लड़ा दिया। मेरा वोट उस वक्त भी मैं चुनाव हार गया था, लेकिन वोट मेरा डबल हो गया, डबल हो गया, वो चुनाव हार गया। तीसरे 2 साल बाद फिर चुनाव आ गया, मेरे को फिर टिकट दिया। फिर पंजाब के हालात ख़राब थे, पूरा इलेक्शन हमने लड़ लिया, कंप्लीट कर लिया, ऑफिसर ड्यूटी पर पहुंच गए, सुबह चुनाव उन्हें वोटिंग पड़नी थी और इलेक्शन कमीशन ने ये वो इलेक्शन जो है पोस्टपोन कर दिया। वो फिर सारे का सारा रह गया। 6 महीने बाद फिर चुनाव 90 फरवरी 92 में फिर चुनाव हुआ, मेरे को फिर टिकट दी। और कांग्रेस की हनेरी थी उस वक्त पंजाब में, 12 कैंडिडेट कांग्रेस के जीत गए, 13वां मैं बसपा से जीत गया फिरोजपुर से। और साहब कांशीराम मेरे को कहते कि शाबाश, आपने मेरी इज्जत रख ली, मैंने आपको टाइम भी नहीं दिया, तो सारा टाइम उधर होशियारपुर में मायावती पर लगाया और वहाँ ज़्यादा जोर लगाया। आपकी तो उम्मीद ही नहीं थी जीतने की, लेकिन आपने जीत लिया। तो इसका राज क्या था? आपकी मेहनत क्षेत्र में या पहचान या कोई ऐसी गतिविधि थी जिससे केवल लोग? प्रेसिडेंट था ना, तो मैं फिर उस वक्त पंजाब के हालात ठीक नहीं थे, गवर्नरी राज था, तो फिर प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे को गवर्नर एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी बना दिया। सभी पार्टियों के जो हेड होते हैं ना, वो उनको मेंबर बनाते हैं। तो फिर जब मैं मेंबर था तो वो सारे ऑफिसर वगैरह जो हैं वो काम करते थे, कोई भी काम मैं लेकर जाता था, जनता का काम लेकर। तो उस वक्त ये बॉर्डर पे नई नई फेंसिंग वो लग रही थी, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे फेंसिंग, जो जितनी एरिया है उसमें फेंसिंग, कंडेदार तार जो लगा रहे थे। और कंडेदार तार जो है वो मतलब जैसे बॉर्डर है टेढ़ा मेढ़ा वैसे वो लगा रहे थे। और किसानों की ज़मीन जो है वो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर उस कंडेदार तार के आगे जा रही थी। और मैं गवर्नर एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी था। मैं उस वक्त फिर मीटिंग में जा कर के ये कहता था कि ये काम गलत हो रहा है, जो जहाँ बॉर्डर जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा वहाँ तार लगाओ। एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट ने बनाई थी कि 50 मीटर बॉर्डर से पीछे तार हटकर लगेगी, लेकिन वो तार कंडेदार फेंसिंग जो है वो 50 मीटर हटकर नहीं, वो 2-2 किलोमीटर पीछे हटकर लगा रहे थे। ये तो क्षेत्र के और आपके इनके रहा होगा वहाँ पर। फिर भी मेरा एक सवाल यही था आपसे शुरू में सबसे पहले कि आपने बहुजन समाज पार्टी क्यों छोड़ दी? ऐसा है भी, जब पार्टी का मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त हमने अच्छा रिजल्ट दिया, मेहनत करी, मैं सबको साथ लेकर चलता था। किसी वर्कर को मैंने अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं माना, मैं अपने आप को एक वर्कर। साहब कांशीराम जी भी कहते थे कि हमारी पार्टी जो है वो लीडरों की नहीं, हमारी पार्टी वर्करों की है। वो कोई बड़ा वर्कर है, कोई छोटा वर्कर है, तो हम सबको साथ लेकर चलते थे। लेकिन जब हम कहते थे कि हमारी पार्टी नहीं है, अभी इसको बिल्ड होने में समय लगेगा, और उसके लिए दूसरियां पार्टियां हमारे साथ जो कंप्रोमाइज़ करना चाहती हैं, अगर हम हर वक्त हारते रहेंगे, रिजल्ट अच्छा ना देंगे, तो लोग पीछे हट जाएंगे। हमें दूसरी पार्टियों से, किसी भी पार्टी, अकाली दल जैसे हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, किसके साथ मिलकर एक बार अपना जो है वो रिजल्ट देना चाहिए, गठबंधन भी करना चाहिए। तो वो मायावती यही कहती थी कि हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। तो रिजल्ट कितने साल आया नहीं, फिर वो आपने हमने छोड़ा, हमारी बात भी नहीं, हम मेरे को मतलब किसी की बात भी नहीं मानती थी। यही है, जब साहब कांशीराम थे वो तो बात सुनते थे और बात को उस पर अमल भी करते थे। लेकिन कांशीराम जी के साथ काम किया और मायावती जी के साथ में काम किया, तो यह फर्क महसूस कर रहे हैं आप? जब उनकी सेहत डाउन हो गई थी, फिर जब से ये मायावती ने कमांड संभाली थी, तो इन्होंने फिर मेरे को प्रेसिडेंट भी हटा दिया। मैंने कहा चलो प्रेसिडेंट तो किसी और को भी बना दो, लेकिन जो मेरा मान सम्मान है वो तो आपको करना चाहिए।
फिर 10-12 साल फिर मैं बिना किसी वो जिम्मेवारी के पार्टी में रहा, लेकिन वो लोकसभा 19 के चुनाव से पहले हमने फिर पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी हम ज्वाइन की। इंतजार किया था आपने बहुजन समाज पार्टी में रह के? 14 साल इंतज़ार किया, 14 साल, क्योंकि मायावती का कोई रिएक्शन नहीं अब तक? कोई रिएक्शन नहीं था। और वो बोलती है भी आप ऐसे नहीं चाहती थी या अनजान बनी थी जानबूझ के? नहीं, वो आगे लाना नहीं चाहती थी, क्योंकि क्यों? ऐसा होगा क्योंकि जब वो कांग्रेस का इलेक्शन, वो जब कांग्रेस पार्टी 12 सीट जीत गई, उस वक्त होशियारपुर से मायावती भी लड़ रही थी, वो मायावती हार गई और मैं जीत गया। इससे भी उसको थोड़ा हो गया कि ये इतनी हनेरी में भी जीत गया है, बड़ा चेहरा ना बन जाए। हाँ, इसीलिए फिर वो मेरे को सियासतन मामला रहा। हाँ, इसीलिए फिर वो मेरे को गुटबाजी में अक्सर होता है, गुटबाजी भी कह सकते हैं, बड़े नेताओं में गुटबाजी होती है। सवाल सर मेरा एक और है कि आप दिल्ली आ चुके हैं और 19 में आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या अब लोकसभा चुनाव जैसे चल रहा है और आखिरी चरणों में कांग्रेस इनके पंजाब में चुनाव होगा, तो क्या आप फिरोजपुर से या कहीं और से भी चुनाव लड़ने, अगर पार्टी लड़ाई तो लड़ेंगे क्या? हाँ, जैसे पार्टी वो चाहेगी वैसे ही करेंगे। मैंने 19 के चुनाव में भी पार्टी को कहा था कि मैं यहाँ फिरोजपुर से मैंने कांग्रेस को हराया है। मुझे पता है कि कांग्रेस की कैसे, जब से मैं 92 में और 96 में कांग्रेस पार्टी को हराया है ना, तब से कांग्रेस पार्टी जीती नहीं ये सीट, हर वक्त हारती है। आप जिता सकते हैं? मैं, क्योंकि मेरे पास कुछ मुद्दे हैं। जब मैं एमपी बना तो मैंने जो हमारा समाज है, हमारे समाज की वोट जो है वो 4.5 लाख के करीब है, राय सिख समाज की। और समीकरण अच्छा है आपके साथ में? हाँ, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी एससी बीसी के लिए काम किया है, डाउन रोडन पीपल के लिए लड़ाई लड़ी है। तो अदर एससी कैटेगरीज के लोग हैं वो राय सिख समाज के बराबर ही हैं। जैसे 4.5 लाख के करीब राय सिख समाज के लोग हैं, इतने ही लोग दूसरे समाज के मजबी सिख, वाल्मीकि, चमार, बाजीगर, बौरिया, सेंसी, खटीक, रैगर, मेघवाल, तानक, ये भी एससी में आते हैं। इतने लोग ही उनके हैं। तो कुल मिलाकर 10-11 लाख वोट जो है वो हमारे संपर्क वाली है। तो लगता ही हो जाती है, क्योंकि मैं इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहा हूँ। मेरा उनके साथ मतलब बहुत प्रेम है, बहुत 25-30 साल का रिश्ता है, इसलिए मैं उनके दुख सुख में जाता रहता हूँ। अगर फिर एक मैंने काम किया, जब मैं एमपी बना तो राय सिख समाज पछड़े समाज में से शामिल था। तो मैं जब एमपी बना तो मैंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई कि राय सिख समाज जो पछड़े समाज में है, इनके बच्चे पढ़ लिख करके, इनका कोई आज तक 60 साल के अंदर कोई भी आज तक आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं बना। बीए, एमए, पीएचडी की डिग्री लेकर घर बैठे हैं। छोटी मोटी नौकरी तो लग जाते हैं, पटवारी, टीचर, पुलिस में सिपाही तो भर्ती हो जाता है, लेकिन आईएएस आईपीएस ऑफिसर आज तक भी नहीं बना। तो हमारा समाज जो है दिन प्रतिदिन पछड़ रहा है। तो इन लोगों को, जो ऐसी लोग हैं, वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के तो पहुंच जाते हैं, वो आईएएस आईपीएस में चले जाते हैं, टेस्ट पास कर जाते हैं, फिर डीसी मजिस्ट्रेट लग जाते हैं, एसएसपी लग जाते हैं, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी तक पहुंच जाते हैं। तो हमारे समाज के तो लोग मास्टर पटवारी तक ही रहते हैं और उसके आगे तो कोई बढ़ता नहीं है। तो फिर मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज़ उठाई, तो हमारी आवाज़ का फिर वो असर हुआ और 2007 में हमें एससी की कैटेगरी में शामिल गवर्नमेंट ने कर दिया। और आपकी वजह से पंजाब में हुआ? हाँ, हुआ, और उसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। और मेरे को पता है मैं कैसे मतलब कांग्रेस पार्टी को यहाँ फिरोजपुर में बिल्ड करना है। और मेरे को अगर पार्टी मौका देगी तो मैं 100% कह सकता हूँ मैं पार्टी के ये सीट जीत करके कांग्रेस पार्टी की झोली में पाऊंगा। फिर भी एक बात मेरा, जैसे हम लोग, खैर मैं पंजाब कवर नहीं करता हूँ इसलिए पंजाब के मुद्दे ज़्यादा नहीं मालूम है, आप दिल्ली आए हैं तो बात हो रही है। सर सवाल ये भी है डॉक्टर साहब के, जिस तरह से पंजाब है, पंजाब में गठबंधन नहीं है, आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पार्टी का सत्ता में अब राज्य के अंदर, यानी कि आम आदमी पार्टी है और बीजेपी पार्टी के पास कहा जा रहा है पैसा बहुत है, कांग्रेस कमजोर, मतलब यानी कि दोनों तरीके से है, पैसा भी नहीं कांग्रेस के पास में, कांग्रेस की खुद यानी कि जो सिद्ध नेता है वो कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। उधर
आम आदमी पार्टी वहाँ सत्ता में है, तो आप जीत कैसे निकाल के पाएंगे? ऐसा भी मेरे पास तो पहला भी पैसा नहीं था जब मैं 2 बार चुनाव जीता हूँ, तो मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मेरी 35-40 साल की सियासी कैरियर है। कोई भी आदमी, विरोधी पार्टी का भी आदमी, कैंडिडेट हमारे ऊपर कोई उंगल नहीं खड़ी कर सकता। मैं एक साफ सुथरा ईमानदार आदमी हूँ और मैंने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। आज भी मेरा घर जाकर देख लो तो आप मतलब सोचेंगे कि ये एमपी का घर नहीं है, ये किसी आम मतलब एक साधारण आदमी का घर है। तो मैं आज भी ऐसे सिंपल लाइफ जी रहा हूँ और लोगों को मेरा पता है। अगर लोग तो कहते हैं भी आप एक बार, आपको मौका देंगे, आप एक बार टिकट लेकर आओ तो हम पैसा भी लगाएंगे और हम वोट भी डालेंगे और आपको जिताएंगे भी, क्योंकि आप जैसा ईमानदार, क्योंकि मैं 2 बार सांसद रहा हूँ, मैंने किसी की एक पैसे का भी मेरे पर इल्ज़ाम नहीं है और मैं लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ। चाहे किसी ने मेरे को वोट डाला है चाहे नहीं डाला, मैं 2 बार एमपी बना हूँ। मैं सबके लिए, किसी के वो मैंने किसी को बोला कि आपने मेरे को वोट डाला है या नहीं डाला, मैं सबकी बात सुनी है और जो मैं कर सकता था, लेकिन हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जो कर सकता था मैंने बिना किसी पूछे मैं उनका काम किया है। फिर भी सर सवाल ये और बनता है कि भाई जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में जो सिद्ध नितब है वो टिकट सही करके वितरण नहीं कर पा रहा है, तो क्या उम्मीद है आपको टिकट मिल जाएगा? क्योंकि अभी मथुरा से हमने सुना, आज ही खबर चल गई कि विजेंद्र को, मुक्केबाज को टिकट दिया था, वो भाजपा कांग्रेस छोड़ के भी क्या कहते हैं बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब इसी तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं, तो कैसे कोई यकीन करे कि भाई कांग्रेस के लोग जीतेंगे नहीं जीतेंगे? ऐसा है, मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि मेरा एक अपना लेवल है, एक अपना हमारा संपर्क है और मुझे मालूम है कि हम दूसरी पार्टियों से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। हम पार्टी की टिकट जो है निकाल करके कांग्रेस की झोली में पाएंगे अगर पार्टी हमें मौका देती है। मैं एक बार सबको मिल चुका हूँ, खड़गे जी को भी मिल चुका हूँ, सोनिया जी को भी मिल चुका हूँ, राहुल जी को भी मिल चुका हूँ। उनको मैंने यही दर्शाया कि मेरे को एक बार आप मौका दो, मैं अच्छा रिजल्ट आपको निकाल कर देंगे। जो पंजाब के इंचार्ज हैं देवेंद्र यादव जी, उनको भी मैंने दिया है अपना, सारा मिलकर बात भी की है। और जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं चरणदास जी, भगत चरणदास जी, उनको भी मैंने मिलाया। वो ठीक उनका ये बातचीत चल रही है। और वो फिर भी सर सवाल एक मेरा आखिर में है, यह है कि अगर मान लो कोई महिला प्रत्याशी या सुरक्षित सीट है फिरोजपुर की जनरल सीट है, और कोई महिला प्रत्याशी का अगर मान लो बन जाता है मामला के चलिए महिला को ही उतारना है कांग्रेस ने, तो क्या आप तैयार है अपनी फैमिली से भी इस तरह से भी लड़ने के लिए? हाँ, मैं महिला, हमारी बेटी है वो भी LLM है, वो SC कमीशन की मेंबर भी है और उनका भी बड़ा मतलब प्रभाव है। मेरा बेटा है, ये भी LLM है। वो अगर किसी यंग को भी मतलब 30-35 साल के यंग को भी अगर वो चाहें भी यूथ के कोटे में है तो वो भी हमारी फैमिली में है। और हमारे मतलब सारे जितने मेंबर हैं ना, सब नेता टाइप हैं और वो कैंपेन मतलब इतनी ज़बरदस्त चलाएंगे कि मतलब दूसरे विरोधी जो है ना हमारी कैंपेन के आगे टिक नहीं पाएंगे। हम अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। आप पंजाब से दिल्ली आए हैं और मेरी मुलाकात हुई, मैंने बात करने की कोशिश की और यही जानने की मैंने कोशिश की कि सोचा कि चलिए पंजाब में चल क्या रहा है, जिससे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी आने वाले हैं, क्योंकि आखिरी चरण में चुनाव होना है पंजाब के अंदर, तो डॉक्टर मोहन साहब दिल्ली तशरीफ लाए तो मेरी मुलाकात हो गई और मैं यही जानने की कोशिश में और जिज्ञासा में था कि भाई आखिर पंजाब में ऐसा क्या चल रहा है, क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है और पैसे वाली पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी कहलाई जा रही है। तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो कैसे लड़ेगी? क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की मैंने कवर की थी, उसमें ये सब कुछ देखने को भी मिला कि माइक बार बार ख़राब हो रहा था। पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये एहसास हो रहा था हम लोगों को कि बाकी में पार्टी कांग्रेस के पास पैसे की बड़ी कमी है, ना मालूम इतना बड़ा चुनाव कैसे लड़ पाएगी पूरे भारत के अंदर। हालांकि खैर इंडिया गठबंधन के नाम से चर्चित तो है और चर्चा चल रही है। मुकाबले में 2 ही नाम आगे आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। अब देखना यह है कि भाई सही प्रत्याशी खड़े करके कौन किसको कितनी टक्कर दे पाता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।